अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज हम 24 न्यूज़ के हमारे साथी रिपोर्टर मोहम्मद अवैस की शादी के मौके पर मौजूद हैं, मगर कुछ अहम डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी जो है दूल्हा साहब ने पहुंचना है तैयार होके, तो उससे पहले जो मुल्क में हो रहा है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास अज़ीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मईशत पे नज़र रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान से जो वफ़द बड़ा बैंड बाजों के साथ अमेरिका जा रहा है, उसका एजेंडा क्या है, आखिर कोई डिस्कशन हुई है नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं अमानत गशकोरी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज फ़ौजी अदालतों के केस में भी बड़ी तेज़ी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आखिरी वक्तों तक इतलात थी कि जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कोई इतनी बड़ी बात कह दी है कि जिसकी वजह से शायद आज वो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकी। आज कुछ फिर हुसैन चौधरी साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत कुछ हो रहा है, बावजूद इसके कि कुछ भी नहीं हो रहा, ना हो पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ हो रहा है। हुसैन चौधरी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से। अमानत, कल जस्टिस मुसर्रत हलाली ने बड़ा कोई दबंग ऑब्जर्वेशन दी थी, उसके हवाले से हम पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये मामला शुरू कैसे हुआ था और जस्टिस मुसर्रत हलाली के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? जी सर, थैंक यू। अटार्नी जनरल साहब कल पेश हुए थे और उनसे अदालत ने ये पूछा कि आपने कहा था कि हुकूमत अपील का हक़ दे सकती है, इस पे सोचा जा रहा है, तो आप हमें बताएं कि आप अपील का हक़ दे रहे हैं सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको। तो वो बता रहे थे जी कि अपील के हक़ से मुतल्लिक़ मैं बाद में बात करूँगा। तो उधर जो ट्रायल हो रहा है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, उनके राइट्स जो हैं वो उनका ख्याल रखा जा रहा है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने अटार्नी जनरल को कहा कि अटार्नी जनरल साहब, आप किन राइट्स की बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे जो ट्रायल होता है उसका आपको भी पता है कि वो किस अंदाज़ में होता है। तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं अफसरान, उनको अपने कानून का पता है, उसी मुताबिक ट्रायल चलाते हैं। उन्होंने कहा हमें पता है कि किस तरह होता है, वहाँ पे कलाशनकोफ रखते हैं, 7 कलाशनकोफ होती है और फिर फ़ैसला सुना दिया जाता है और फिर कुछ बोलता ही कोई नहीं उनके सामने। कहती है कि हम खुद उनका फ़ैसला नहीं पढ़ सकते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं पढ़ सकते। तो उसके बाद फिर अटार्नी जनरल साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स तो दे दिए, लेकिन आज भी फिर समाअत थी केस की, तो आज वो कुछ नहीं बोली। अच्छा। जैसे मोहम्मद अली मज़हर से उनकी होती रही, आपस में बातें होती रहीं, लेकिन उन्होंने आज कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो आज भी जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने भी इसी तरह के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि जो कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई है उसके मुताबिक अगर आप कंटोनमेंट एरिया में जाते हो बग़ैर पास के, तो आपका कोर्ट मार्शल होगा। तो वो कहते हैं कि अब तो कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, वहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं, तो ये किस तरह तरमीम की गई है कि कोई बंदा अगर वो जाना चाहे उसको रोका जाए, वो ज़बरदस्ती घुस जाता है शॉपिंग मॉल में, क्या आप उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा देंगे? तो ये किस लिए, तो जो सिविलियन है उनके लिए थ्रेट है बहुत बड़ा कि कंटोनमेंट में भी कोई नहीं जा सकता। तो इस पे जस्टिस जमाल खरमंदो खेल ने कहा कि मेरे साथ अपना ज़ाती वाक़या हो चुका है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मैं ख़ुद भी कंटोनमेंट में रहता हूँ, क्वेटा में। तो मैं एक दफ़ा गया तो मेरे पास नहीं था, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो मुझे नहीं जाने दिया उन्होंने। और उसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने अपनी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं उनको उधर रहता मुझे तो हर दफ़ा शनाख्ती कार्ड देख के जाने देते हैं। वो कहते हैं मुझे जाने दे, मैं भी कंटोनमेंट में रहता हूँ क्लिफ्टन में। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कहा कि मैं भी उधर ही रहता हूँ। अच्छा। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस रहते हैं कंटोनमेंट में, क्लिफ्टन में। अच्छा। तो हमें तो कभी नहीं रोका गया, तो अच्छा, आपको कैसे रोका गया है? तो फुल कोर्ट बुला के पूछ ले। तो फुल कोर्ट या ये मामला हल करेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे इलाके जो नोटिफाई हैं वहाँ पे इशू हो सकता है, तो आप ये जर्नल किसी को नहीं उठाया जाता। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप इस कानून पर, जैसे जमाल तो खरमंदो अटॉर्नी के जनरल ने क्या कोई जवाब दिया तसल्ली बख्श? नहीं, कल वो पेश हुए थे और आज उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब जब दलाइल अपने कंप्लीट कर लेंगे जवाबुल जवाब में, तो उसके बाद मैं 1 या 2 दिन लूँगा। तो ये कब बड़ा तक इंपॉर्टेंट फैसला आ इशू है जाएगा वैसे? सर, अभी तो केस ही नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा। अभी ख्वाजा हारिस साहब को पिछले हफ्ते से ख़त्म कर रहे हैं। ईद से पहले उन्होंने कहा था कि मैं 1 दिन लूँगा। आज वो कहते हैं सवाल इतने हो गए हैं जैसे जमाल खरमंदो खेल के, कि मैं नहीं ख़त्म कर पा रहा। और अभी मंगल को मुलतवी हुआ है केस, 15 अप्रैल को, अगले हफ्ते। तो मेरे ख्याल में मुल्ज़िमों की अब सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, ख्वाजा हारिस के दलाइल ख़त्म नहीं हो। ऐसा ही लग रहा है सर। उसके सज़ाओं बाद की फिर मुद्दत ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद जब ख्वाजा हारिस के दलाइल नेक्स्ट वीक में मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ठीक साहब आएंगे, उसके ठीक। बाद फिर कोई फैसला उनका। बहरहाल ये तो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला था। मगर वक़ार साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं हुसैन चौधरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि ये अदालती मामलात हैं। हुसैन चौधरी साहब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक किस्म का अफरा तफरी है, एक केओस है कि मतलब जजेस से केस लेके डिवीज़न बेंच में दे दिया जाता है और डिवीज़न बेंच के जजेस कहते हैं हम नहीं सुन रहे, और ये कई बार ऐसा हो चुका है। ये क्या मामला चल रहे हैं, ये झगड़ा क्या है सिंगल बेंच और डिवीज़न बेंच का? बहुत शुक्रिया मती साहब। आपको याद है कि जब से साबिक चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया था। उनकी ट्रांसफ़र के बाद जो है सबसे पहला मसला सीनियरिटी का आया। सीनियरिटी का जब मसला आया तो जस्टिस सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर थे, वो यहाँ आकर वो सीनियर मोस्ट हो गए और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। तो उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे वो उसी तरह प्यूनी जज मौजूद थे। पहले भी वो प्यूनी थे, अब भी वो प्यूनी जज थे। तो उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी है, वहाँ से ये अखाड़ पिछाड़ का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो नए आने वाले जो जजेस थे उनको इंतज़ामी कमेटी में शामिल कर दिया, जो बाकी सीनियर जजेस थे उनको बाईपास कर दिया। इसी तरह जो है वो ये सिलसिला आगे चलता चलता जब यहाँ तक पहुँचा, तो अब सबसे ज़्यादा जो मसला आए रोज़ हम देख रहे हैं वो बेंचेस की तब्दीली है। रात को केस जो है वो सिंगल बेंच में लगा होता है और दूसरे दिन पता चलता है कि वो डिवीज़न बेंच में चला गया है। और फिर इसी तरह ये भी होता है कि जो सिंगल बेंच में जो केस एक जज के पास लगा होता है, दूसरे या तीसरे दिन पता चलता है कि वो जज ही तब्दील होता है। और अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अगर कोई सिंगल बेंच में कोई सख्त आर्डर करे तो उसका 100% ये श्योरिटी होती है कि उस सख्त आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही वो या तो डीबी से मुअत्तल हो जाता है या फिर वो केस ही ट्रांसफ़र हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस था वो आपको याद होगा इस्लामाबाद का जो कोटा सिस्टम से मुतालिक था, पुलिस की भर्तियाँ थी, हेल्थ की थी, दीगर जो थी, ये एक लार्जर बेंच सुन रहा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में। तो लास्ट समात उसकी हुई थी 6 मार्च को और उसके बाद जो अगली समात थी वो आज होनी थी 10 तारीख को। लेकिन कल हमने देखा कि वो लार्जर बेंच ही तब्दील हो गया और वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और जो दीगर 2 नए जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो ये लार्जर बेंच बन गया। आज उसकी समात होनी थी और आज कायम मकाम चीफ जस्टिस ही छुट्टी पे चले गए, तो वो समात ही नहीं हुई। तो पहले क्या होता था हुसैन चौधरी साहब? पहले ये होता था कि जो लार्जर बेंच जो समात कर रहा था वो रूटीन में कर रहा था। उसमें ये होता था कि अगर कोई दरमियान में एक जज माजरत कर ले, किसी वजह से केस ना सुने या कोई फरीक आकर उस पर अदम एतमाद कर दे, तो फिर वो बेंच टूटता था और वो फिर नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट। अब तो जज को भी नहीं पता होता। ये जजेस को भी नहीं पता था। आज भी हमने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि हमें भी कल ही काज लिस्ट देखकर पता चला है कि हमारे जो 3 जजेस थे वो तो नहीं है, तो दूसरे जजेस आ गए। तो इसका आज फिर मतलब एक और क्या है? केस था सिंगल बेंच में जो कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज साहब का को जो डीबी थी वो जब शुरू हुई तो जस्टिस कियानी साहब ने वो मामला उठाया और उन्होंने कहा कि एक सिंगल बेंच का केस अभी हमारे सामने आ गया डीबी में, तो हम तो इस तरह नहीं सुनते, ये तो तरीकाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा एक उसूल है कि इस तरह केस ट्रांसफ़र नहीं होते और कायम काम जो चीफ जस्टिस है उनको ये देखना होगा। वकील साहब को कहा कि आप जाएँ, उनको दोबारा कहें कि उस पर नज़रसानी करें। तो ये इख्तलाफ राय जो है वो मुसलसल चल रहा है, लेकिन अब ये सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की 14 तारीख की जो समात है उस पर है, क्योंकि उस पर जजेस सीनियरिटी वाली भी समात है, इस्लामाबाद ट्रांसफ़र वाले, तो उस तक जो है ये सिलसिला लगता है कि जारी। अच्छा हुसैन चौधरी साहब, अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अदलिया की आज़ादी ये होती है कि कोई जज भी जो केस सुन रहा होता है उससे कोई केस छीन न ले, और जो चीफ जस्टिस हैं या फिर जो रजिस्ट्रार हैं वो उन जजेस की मर्ज़ी के बगैर उनके सामने से केस हटा नहीं सकते। ये मामला तो शुरू हुआ था आइनी बेंच की कार्रवाइयों से जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच के सामने से केस ले लिया गया। उसके बाद ये बीमारी और ये वायरस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गया, जहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाया गया। और अब हम देख रहे हैं कि जजेस केस सुन रहे होते हैं, सिंगल जजेस, और उनके सामने से केस उठा लिया जाता है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ अदालती मामलात में मुदाखलत का कोई मिसाल नहीं है, और अदलिया की आज़ादी यकीनी तौर पे शदीद ख़तरे में है। और इस वक्त एक अफरा तफरी और केओस का आलम है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं बज़ाहिर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं
न सिर्फ ये कि इंतज़ामी मामलात को बल्कि अदालतों को भी, अपने जजेस को भी वो बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं और उनसे उनके सामने अपनी मर्ज़ी के केस लगाते हैं और चलते हुए केसों को उनसे लेके किसी और बेंच के सामने लगा देते हैं। और ये शायद पहले इस तरीके से नहीं होता, जैसा कि हुसैन चौधरी साहब ने भी बताया। तो मोहम्मद वक़ास साहब, क्या मामलात हैं? पाकिस्तान का वफ़द तो बड़ा खुश हुआ, एक तो पाकिस्तान पे टैरिफ लग गए, उनको एक मौका मिल गया अमेरिका जाने का। तो अभी भी सुना है कि बड़े खुशी खुशी अमेरिका जा रहे हैं। और कुछ पता है कि आखिर टैरिफ जो पाकिस्तान पे लगे हैं 50% से ज़्यादा, तो उसके काउंटर में हमने क्या उनसे डिमांड करनी है, हमने कितना टैरिफ तजवीज़ करना है? कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई? आप लोग तो कवर भी करते हैं इकॉनमी को, ट्रेड को, तो कोई गवर्नमेंट तैयारी के साथ गई है या सिर्फ अमरीकियों से हाथ मिलाने जा रहे हैं लोग? बहुत शुक्रिया मतुल्ला जान साहब। जी। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसको देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तिजारती और मुआशी ताल्लुकात हैं वो पिछले 1-2 साल से किसी लेवल पर नहीं है। जो पहले लेवल था उससे बहुत नीचे आए हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ किया तो पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं या हमारे सियासतदान हैं वो कंधे चौड़े करके घूम रहे हैं। देखें जनाब, ट्रंप ने हमें भी अहमियत दी है। तो अहमियत ट्रंप ने दी है, लेकिन इसके जो दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोन गुफ्तगू भी की है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनको अगर हम प्योरली देखें तो सिर्फ एक मीटिंग हुई है और वो भी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ख़ान की ज़ेर सदारत हुई है, जिसमें 8-10 जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे उनको बुलाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सटाइल की हैं। कोई और हम ऐसी चीज़ें अमेरिका को नहीं भेजते जिनके ऊपर मुशावरत की जाए। तकरीबन $5 अरब से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हैं जो हम टेक्सटाइल के करते हैं अमेरिका को। दो तरफ़ा जो हमारी तिजारत है वो तकरीबन कोई $7 अरब से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ $3 अरब का। अब 29% जो टैरिफ लगाए गए हैं वो अगर हम अपने इलाकाई ममालिक के मुकाबले में देखें तो ये बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी ज़्यादा टैरिफ लगा है, बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा है और चीन के ऊपर तो अब 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लग रहा है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से भी थोड़ा सा लेवरेज है पाकिस्तान को कि कम टैरिफ लगे हैं। लेकिन पहले के मुकाबले में चूँकि 29% ज़्यादा टैरिफ लग गए और ट्रंप को यही जो एतराज़ है शुरू से वो यही रहा है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की गुड्स हैं उन इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। वो टैरिफ की अगर हम रेंज देखें तो वो 5% से लेकर 50-55% तक जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से जो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो कॉटन है, मशीनरी है और ये जो छोटे छोटे फोकर जहाज़ हैं ये हम लीज़ से उन पर लेते हैं। अच्छा। सोयाबीन वगैरह भी आती है और जो एग्रीकल्चर की मशीनरी है वो भी है। तो 50-55% तक इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। अगर अमेरिका ने 29% लगाई है तो इसको ये नेट ऑफ करना चाहता है। लेकिन अमेरिका का शुरू से एक एतराज़ रहा है कि जब तक आप हमारी इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ कम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ये अमेरिका के हक में बेहतर नहीं हो ठीक है, सकता। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की मैशत पे इन हाई टैरिफ्स का क्या असर पड़ सकता है, और ये जो वफद है इसका मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इसके टारगेट क्या है कि कितने % टैरिफ पे पाकिस्तान ऑफ़र करेगा और अमेरिका से क्या तवक्को कर रहा है? देखिए, इस सिलसिले में मैंने बताया कि सिर्फ एक मीटिंग हुई है, अभी तक इसका कोई वर्किंग पेपर और किसी को कुछ पता नहीं। किसी को कुछ पता नहीं है कि अमेरिका के साथ जब हम बैठेंगे तो क्या हमने उनको ऑफ़र करनी है और उनसे हमने क्या वापस लेना है, क्योंकि 50% तक अगर हम उनके टैरिफ ड्यूटीज़ कम करते हैं तो इससे यह है कि नेट ऑफ एक हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान जो कॉटन इंपोर्ट कर रहा है वो बहुत सारे ममालिक से वस्ती एशियाई ममालिक से जो हम कर रहे हैं वो ज़ीरो टैरिफ पर कर रहे हैं, उसको टैक्स छूट दी हुई है। तो अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान अगर ज़ीरो टैरिफ करता है और काटन चूँकि अब तकरीबन $1.5-2 अरब डॉलर से ज़्यादा की हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये क्योंकि पाकिस्तान में कपास अब हो नहीं रही, कपास बहुत कम हो चुकी है उसकी पैदावार, तो ये $5 अरब डॉलर तक हो सकती है। तो जो सबसे बड़ा मेजर आइटम है वो काटन की इंपोर्ट है। उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान अगर ज़ीरो कर देती है ड्यूटी तो ये एक तरह से ट्रंप को राज़ी करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल कॉटन ग्रोअर्स हैं उनका ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? लोकल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 18% सेल्स टैक्स लगाया हुआ है। अब लोकल लोग भी यही कह रहे हैं, हमारे अपने जो मकामी काश्तकार हैं वो कह रहे हैं कि अगर कॉटन की पैदावार को बढ़ाना है तो पहले तो ये 18% सेल्स टैक्स ख़त्म करें ताकि एक इंपोर्टेड को और मकामी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो फिर लोग कपास
कास्ट नहीं करेंगे उनको एक अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तो अमेरिका के सामने जब पाकिस्तान बैठेगा तो सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। उसके लिए ज़रूरी है कि कॉटन की इंपोर्ट को ज़ीरो किया जाए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मशीनरी है, वो भी एक बड़ा आइटम है। फिर सोयाबीन हम बहुत बड़ी मिकदार में अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो तो एक और जो आइटम है वो जहाज़ों का है। जहाज़ हम लीज़ पर लेते हैं, हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ से लीज़ पर ले आते हैं। तो वो जहाज़ तो खैर बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए जो है वो बुनियादी तौर पर कपास है। कपास के ऊपर हम अब अगर इसको बेहतर कर जाते हैं तो फिर ये एक बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जा रही है अमेरिका को, उसके ऊपर अगर देखें तो वो भी अमेरिकन ने भी तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया ना। अब 29% तो अब लगाया है। हाँ। इससे पहले कम था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी मुतासर होगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट मुतासर होंगे, जो $5 अरब की है हम अमेरिका को कर रहे हैं। वो वहाँ पर पहले के मुकाबले में महंगी हो जाएंगी। और हमारा जो कंपटीशन है वो भी बांग्लादेश और वियतनाम के साथ है, अगरचे उनके ऊपर अब टैरिफ ज़्यादा लगाए गए हैं। एक बात जो है वो ये है कि अभी तक कोई होमवर्क या बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन या डिबेट या डिस्कशन या प्रपोजल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सामने नहीं आई। मैं ये देख रहा था कि कुछ ममालिक जो हैं वो पहले एक लेटर लिख रहे हैं अमरीकी सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि आपने हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाए हैं तो हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त नहीं लिखा गया। खत में लिखेंगे क्या? खत में ये कम से कम खत तो पहले भेजना चाहिए, फिर उसमें बताना चाहिए कि हमारा वफ्द आ रहा है, आप हमारे साथ इंगेज हो। ठीक है, अब ये बताएं 90 दिन के लिए तो वैसे भी चाइना के अलावा तमाम ममालिक के ऊपर जो टैरिफ था वो सस्पेंड किया गया है, क्या उसको रोका गया है, पास किया गया है। 90 दिन का टाइम अभी भी दे दिया गया है। 90 दिन का भी टाइम। असल जंग जो है चाइना के साथ अब अमेरिका की हो रही है, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी जंग लग रही है, क्योंकि चाइना के जो अमेरिका के साथ ट्रेड है उसका तो लेवल ही कुछ और है। वो तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो इस वक्त चीन है अमेरिका के साथ, क्योंकि चीन बहुत सारी ऐसी अपनी सारी जो गुड्स हैं वो बना के अमेरिका को ही फ़रोख्त कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोग, अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये आसाब की जंग है, जो इसमें कायम रहा, मजबूत रहा, तो वो ये जंग जीत जाएगा। ये असाब की जंग भी चाइना और अमेरिका जैसे ममालिक की है। पाकिस्तान के असाब की जंग तो मेरे ख्याल में नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो साहब ने डिसाइड करना है, असाब ने नहीं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। तमाम दोस्तों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।